साल था 2027। पृथ्वी की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि दुनिया लगभग तबाही के कगार पर थी। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पिछले 18 सालों से इस दुनिया में कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था। अब सोचो जरा, और फिर एक दिन एक कुंवारी लड़की अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बच्चे को पाने के लिए कुछ लोग ऐसी हदें पार करने लगते हैं कि इस गर्भवती लड़की को अपने बच्चे को बचाने के लिए कभी जंगलों में भागना पड़ता है तो कभी पानी में जान बचाकर भागना पड़ता है। एक बड़ी नदी में इस जहाज को पकड़ने के लिए वो दौड़ रही होती है और उस अजन्मे बच्चे को देखने के लिए सैनिक तक युद्ध रोक देते हैं। ये है एक बेमिसाल साई-फाई थ्रिलर फिल्म एक्स स्टोरी प्रेजेंट्स चिल्ड्रन ऑफ मेन। फिल्म की शुरुआत होती है एक भयावह सीन से। दिखाया जाता है कि पृथ्वी किसी रहस्यमय कारण से लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ ब्रिटेन किसी तरह बचा रह गया है और इसी वजह से बाकी तबाह हो चुके देशों से लोग ब्रिटेन में शरणार्थी बनकर घुसने लगते हैं। ये खबर लंदन के एक कॉफी शॉप में चल रही होती है। वहीं एक आदमी कॉफी ऑर्डर करता है, नाम है थियो। उसी वक्त एक और खबर आती है, बेबे डिएगो की मौत की खबर, जो दुनिया का सबसे कम उम्र का इंसान था, सिर्फ 18 साल का, और अब वो भी मर चुका है। हाँ, इस धरती पर अब कोई यंग इंसान नहीं बचा। जो भी हैं वो सब बूढ़े, क्योंकि 18 सालों से कोई नया बच्चा इस दुनिया में पैदा ही नहीं हो रहा। इंसान अब प्रजनन करने में असमर्थ हो चुके हैं और यही वजह है कि मानवता एक अंधेरे और डरावने भविष्य की ओर बढ़ रही है। कुछ सालों में इस धरती से इंसान का नामो निशान तक मिट जाएगा। थियो ये खबर सुनते ही कॉफी शॉप से बाहर निकलता है और तभी सामने की एक बिल्डिंग में जोरदार विस्फोट होता है। हर कोई चीखने लगता है। चारों तरफ तबाही, धुआं, चीखें। यहां हर दिन यही होता है। इसी तबाही को देखते देखते लोग अब अंदर से टूट चुके हैं, थक चुके हैं। जब पूरी दुनिया के लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां लड़ाई, हत्या, डकैती, ये सब होना तय है। रोटी के लिए, रहने की जगह के लिए। थियो अपने एक बूढ़े दोस्त जैस्पर के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ता है और रास्ते में वे देखते हैं बहुत सारे बंदी बनाए गए रिफ्यूजी जो अपने देश छोड़कर इंग्लैंड भाग कर आए थे। चूंकि ये लोग अवैध रूप से देश में घुसे थे, लेकिन इंग्लैंड की सरकार ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया और पकड़कर भेज दिया एक जगह जिसका नाम था बेक्सहिल। वहां इन लोगों को समाज से अलग करके कठोर निगरानी में रखा जाता था। बहुत ही बुरा व्यवहार होता था इनके साथ। कभी भी महिलाओं को उठा लिया जाता, बलात्कार किया जाता, इंसानों के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता था। जैस्पर अपने घर पहुंच जाता है। उसका घर था जंगल के बीचों बीच, एक ऐसा सुनसान इलाका जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यहां कोई रहता है। जैस्पर अपनी बीवी की देखभाल करता था। जैस्पर और थियो की बातचीत से पता चलता है कि इंग्लैंड में कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ह्यूमन प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन प्रोजेक्ट दरअसल एक सीक्रेट टीम थी जिसमें वैज्ञानिक और शोधकर्ता ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे इंसानियत को खत्म होने से बचाया जाए, कैसे फिर से इंसान बच्चे पैदा कर सके, कैसे फिर से नई जिंदगी की शुरुआत हो सके। थियो जब अगले दिन काम पर निकलता है, उसे नहीं पता था कि यही दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। कुछ किडनैपर्स उसे पकड़ लेते हैं और एक छोटे से कमरे में ले जाते हैं। वहां थियो चौंक जाता है जब वह अपनी एक्स वाइफ जूलियन को अपने सामने खड़ा देखता है। जूलियन और उसकी टीम के लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा रिफ्यूजियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उनका संगठन मानता था कि जब सब इंसान बराबर हैं तो किसी को भी कैद में नहीं रखा जाना चाहिए। हर किसी को बराबर का हक मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया के बाकी देश एक एक करके तबाह हो रहे हैं। और उनके इस संगठन का नाम था फिशेस। चूंकि फिशेस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम कर रही थी, इसलिए सरकार ने आदेश दिया था कि फिशेस के किसी भी सदस्य को देखते ही गिरफ्तार कर लो। इसीलिए जूलियन के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो खुलेआम थियो से मिल सके, इसलिए उसने कुछ लोगों से थियो को किडनैप करवाया। अब जूलियन थियो से कहती है, मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहती हूं, उसके बदले तुम मुझे एक ट्रांजिट पेपर दिला दो। अब सवाल उठता है, ट्रांजिट पेपर क्या होता है? उस समय इंग्लैंड में चूंकि अलग अलग देशों से लोग अवैध रूप से घुसते जा रहे थे, सरकार ने पूरे देश में आम लोगों की आवाजाही पर खड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। सिर्फ वही लोग जो ट्रांजिट पेपर रखते थे
उन्हें ही देश के अलग अलग प्रतिबंधित इलाकों से गुजरने की इजाजत थी। जिसके पास ट्रांजिट पेपर नहीं होता था उसे अवैध यानी इल्लीगल मानकर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। और यही ट्रांजिट पेपर जूलियन को चाहिए था, एक रिफ्यूजी लड़की को बचाने के लिए। वो लड़की जिसे जूलियन सिक्योरिटी चेक पॉइंट पार कराकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहती थी। अब सवाल उठता है, जूलियन आखिर क्यों एक अनजान रिफ्यूजी लड़की के लिए इतना सब कर रही है? थियो बहुत सोचने के बाद फैसला करता है कि वो जूलियन की मदद करेगा। वो अपने एक जान पहचान वाले से मिलता है और कुछ पैसों के बदले उससे एक ट्रांजिट पेपर हासिल कर लेता है। फिर थियो उस पेपर को लेकर जूलियन से संपर्क करता है और एक बस में उनसे मिलता है और ट्रांजिट पेपर उसे सौंप देता है। थोड़ी देर बाद उनका स्टॉप आता है। थियो जूलियन की बाकी टीम के लोगों से मिलता है। वहीं एक आदमी होता है, नाम है ल्यूक, जो जूलियन की टीम का अहम सदस्य है। गाड़ी वहीं चला रहा था। साथ में थी की नाम की एक लड़की और उसकी एक महिला साथी। हाँ, यही थी वो रिफ्यूजी लड़की जिसके लिए थियो ने ट्रांजिट पेपर का इंतजाम किया था। अब थियो जूलियन और बाकी टीम के साथ बैठकर फिशेस के एक सुरक्षित ठिकाने की तरफ रवाना होते हैं, जहां इस लड़की को छिपाकर सुरक्षित रखा जा सके। वो गाड़ी एक जंगल के पास से गुजर रही होती है। जगह सुनसान थी, लेकिन थियो को अजीब सा खतरा महसूस हो रहा था। और तभी जंगल के किनारे से अचानक एक जलती हुई गाड़ी सड़क के बीचों बीच आकर रुक जाती है। ल्यूक किसी तरह ब्रेक दबाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चारों तरफ से बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं। हर कोई जो हाथ में आया वही लेकर दौड़ता है मारने के लिए। पर सवाल है, आखिर क्यों? इसका जवाब आगे मिलेगा। वो किसी तरह वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग धीरे धीरे उनकी गाड़ी को घेरने लगते हैं। अब क्या होगा? ल्यूक गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और उस इलाके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बाइक उनका पीछा करते हुए आता है और अचानक उस पर बैठा शख्स बंदूक निकालकर जूलियन की गर्दन पर गोली चला देता है। सब कोशिश करते हैं जूलियन को बचाने की, लेकिन अफसोस वो मर जाती है। किसी तरह वे उस जगह से निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं और वहीं जूलियन के मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। हर जगह खून फैला हुआ है। थियो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि कई सालों बाद उसे अपनी एक्स वाइफ जूलियन के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिला था, लेकिन वो खुशी भी बहुत जल्दी उससे छिन गई। इसके बाद वे लोग एक गांव के अंदर फिशेस के एक सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचते हैं। हालांकि थियो वापस लंदन लौटना चाहता था, लेकिन फिशेस के लोग उसे कहते हैं, अभी तुम्हारा लंदन जाना सुरक्षित नहीं है, कम से कम एक रात यहां रुक जाओ। अब फिशेस के लोग थियो पर नजर रखने लगते हैं, क्योंकि वो अब तक उनके लिए पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं बना था। थोड़ी देर बाद की थियो को एक गोदाम में बुलाती है, क्योंकि वो उसे एक बहुत जरूरी और गुप्त बात बताना चाहती थी। की थियो को बताती है कि जूलियन ने मरने से पहले कहा था, अगर कभी कोई बड़ा खतरा आ जाए तो सिर्फ थियो पर भरोसा करना, मेरे संगठन के किसी और पर नहीं। इसीलिए अब की थियो से मदद मांगती है और कहती है कि वो लंदन न लौटे, बल्कि उसे सिक्योरिटी चेक पॉइंट पार करवा दे और एक नाव तक पहुंचा दे। एक ऐसी नाव जो नदी के रास्ते उसे किसी सुरक्षित जगह तक ले जाएगी। थियो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। आखिर ये लड़की है कौन? ये किससे बचना चाहती है? और क्यों इतनी बड़ी सुरक्षा चाहिए? आखिर ऐसा क्या है इसमें कि जिसके लिए जूलियन ने इतने पैसे खर्च कर ट्रांजिट पेपर तक हासिल किया? और तभी कि चुपचाप अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और एक ऐसा रहस्य सामने लाती है जिस पर थियो यकीन ही नहीं कर पाता। दरअसल इस धरती पर, जहां पिछले 18 सालों से कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, लड़की प्रेग्नेंट थी और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए ह्यूमन प्रोजेक्ट नाम की उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचना चाहती थी, जो उसकी और उसके बच्चे की मदद कर सके, उन्हें सुरक्षित रख सके। 18 साल बाद किसी औरत का प्रेग्नेंट होना थियो के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। और तभी वो समझता है कि ये लड़की क्यों बार बार नाव से जलमार्ग के जरिए जाने की बात कर रही थी, क्योंकि वो अपने आने वाले बच्चे को लेकर पानी के रास्ते ह्यूमन प्रोजेक्ट तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन उधर रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। फिशेस के सारे सदस्य आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इस लड़की को इतनी जल्दी ह्यूमन प्रोजेक्ट के हवाले क्यों करें? क्यों ना इसे यहीं अपने पास रखें?
और जब इसका बच्चा पैदा हो जाए तो इस बच्चे को हमारी क्रांति का चेहरा बना दें, ताकि लोग देखें कि हमारी क्रांति सही रास्ते पर है और हमारी टीम में ही सबसे पहले किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। ऐसा देखकर और भी लोग हमारी टीम से जुड़ेंगे और हम और मजबूत बनेंगे। इसीलिए अब वो चाहते थे कि इस बच्चे को ह्यूमन प्रोजेक्ट को ना सौंपा जाए, बल्कि आंदोलन के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन किसी की बात नहीं मानती। वो जूलियन की प्लानिंग को आखिरी पल तक निभाना चाहती थी। वो वही करना चाहती थी जो जूलियन ने उसे कहा था। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, थियो को कुछ हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे से अपने कमरे से बाहर आता है और चुपचाप छिपकर ल्यूक और उसके साथियों की बातें सुन लेता है। उसी वक्त उसे ल्यूक का असली इरादा पता चलता है कि ल्यूक इस बच्चे को अपनी टीम में रखकर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहता है। और यहीं थियो को एक और गहरा राज पता चलता है, जिसे सुनकर वो अंदर तक हिल जाता है। उसे पता चलता है कि जूलियन की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। जिन लोगों ने जूलियन को मारा था उन्हें वहां बुलाया था ल्यूक ने खुद, क्योंकि ल्यूक नहीं चाहता था कि जूलियन इस लड़की को लेकर ह्यूमन प्रोजेक्ट तक पहुंच जाए। इसलिए उस दिन वही जगह तय की गई थी जहां रास्ते में हमला हो सके और प्लान के मुताबिक गाड़ी जैसे ही आए उसे घेर लिया जाए। और अगर ध्यान से देखा जाए तो उस दिन हमला करने वाले किसी और को नहीं, सिर्फ जूलियन को मारते हैं। इससे साफ हो जाता है कि यह सब ल्यूक का प्लान था। थियो ये सब बातें सुनकर डर जाता है और तुरंत जाकर उस लड़की और उसकी साथी महिला को सब कुछ समझा देता है। अब वो तीनों वहां से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ इंग्लैंड की आर्मी और पुलिस अलग अलग जगहों पर रिफ्यूजियों को ढूंढ रही थी, और अगर किसी ने की को प्रेग्नेंट हालत में देख लिया तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दूसरी तरफ फिशेस के लोग, यानी ल्यूक और उसके साथी, जो किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना चाहेंगे। थियो को अब बेहद सतर्क रहकर भागना होगा। अगली सुबह बाकियों की नजरों से बचते हुए थियो एक गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलता है। अब उन तीनों को एक सुरक्षित ठिकाने की जरूरत थी जहां कोई उन्हें खोज न सके। गाड़ी लेकर वे निकल तो जाते हैं, लेकिन गाड़ी में ज्यादा देर छुपा नहीं जा सकता था। कहीं न कहीं उन्हें रुकना ही पड़ेगा और फिर उन्हें किसी तरह एक नाव का इंतजाम भी करना होगा। थियो जब कुछ समझ नहीं पाता तो वो अपने एकमात्र भरोसेमंद दोस्त जैस्पर के पास जाता है। थियो की जैस्पर पर पूरी आस्था थी। वो जैस्पर को की और उसकी महिला साथी से मिलवाता है, और जब जैस्पर देखता है कि सच में गर्भवती है तो वो हैरान रह जाता है और तुरंत उसकी देखभाल का जिम्मा ले लेता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तो प्रेग्नेंट है, लेकिन उस बच्चे का पिता कौन? इसका जवाब चौंका देने वाला है, जो बाद में सामने आएगा। कुछ देर बाद जैस्पर उत्साहित होकर आता है और कहता है, मैंने एक नाव का इंतजाम कर लिया है। रिफ्यूजी कैंप का एक सिक्योरिटी गार्ड है, नाम है सईद। वो हमें बेक्सहिल तक ले जाएगा और वहां पहुंचने के बाद नाव की व्यवस्था हो चुकी है। वो नाव जलमार्ग के जरिए की को ह्यूमन प्रोजेक्ट तक पहुंचा देगी। अगले दिन सुबह सुबह थियो अचानक नींद से जागता है। पूरे घर में जोर जोर से अलार्म बज रहा होता है। सीसीटीवी में देखने पर उन्हें पता चलता है कि फिशेस ने उनका सीक्रेट ठिकाना ढूंढ निकाला है, और अगर वो तुरंत नहीं भागे तो पकड़े जाएंगे। जल्दी जल्दी थियो की उसकी महिला साथी और बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठता है। जैस्पर उन्हें एक मैप देता है और कहता है, इस मैप की मदद से तुम सईद से मिलोगे। थियो जैस्पर के घर से निकलता है। थियो छिपकर दूर से जैस्पर की ओर देखता है। इस वक्त जैस्पर फिशेस के लोगों का सामना कर रहा होता है। फिशेस के लोग जैस्पर से थियो और उस लड़की के बारे में पूछते हैं। जैस्पर अच्छे से जानता था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, और यह भी समझ चुका था कि सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी बीमार पत्नी को भी फिशेस वाले बेरहमी से मार डालेंगे। इसलिए फिशेस के अत्याचार से अपनी पत्नी और अपने पालतू कुत्ते को बचाने के लिए वो पहले ही खुद उन्हें मार डालता है। फिशेस के लोग बार बार पूछते हैं, लेकिन जब जैस्पर कोई जवाब नहीं देता, आखिरकार फिशेस जैस्पर को गोली मारकर बेरहमी से मार देते हैं। थियो ये सब कुछ छिपकर देखता है, कुछ कर नहीं पाता, बस असहाय खड़ा रहता है। जैस्पर ही तो था उसकी जिंदगी का इकलौता दोस्त, जिससे वो दिल से प्यार करता था।
जैस्पर की मौत थियो को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन यह वक्त दुख मनाने का नहीं था। वो खुद को समेटता है और जैस्पर की बातों को याद करके जल्दी से उस लड़की और उसकी साथी को लेकर वहां से निकल पड़ता है, ताकि किसी तरह उन्हें सुरक्षित ह्यूमन प्रोजेक्ट तक पहुंचा सके। फिर दिखाया जाता है कि वे एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग में जाकर छिपते हैं। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात सईद से होती है। शुरू में सईद उन्हें रिफ्यूजी समझकर शक करता है, लेकिन जैसे ही थियो जैस्पर का नाम लेता है, सईद समझ जाता है कि इन्हीं लोगों की मदद करने के लिए उसे कहा गया था। सईद उन्हें बेक्स हिल के अंदर प्रवेश दिलाने का इंतजाम करता है और साथ ही बताता है, जब तुम अंदर चले जाओ तो एक मूर्ति के नीचे मोरिचका नाम की एक महिला को ढूंढना होगा। मोरिचका तुम्हारे रहने का इंतजाम करेगी। साथ ही सईद साफ साफ कहता है, जब तुम बेक्सहिल में रहो तो बिल्कुल रिफ्यूजी कैदियों की तरह बर्ताव करना, ताकि किसी को जरा भी शक न हो। फिर थियो और वो लड़की बाकी बंदियों के साथ एक बस में चढ़ते हैं। बस उन्हें बेक्सहिल रिफ्यूजी कैंप की तरफ ले जाती है, लेकिन रास्ते में अचानक लड़की को जोर का पेट दर्द होने लगता है। उसकी मां उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, बस एक दिन और सह लो, एक बार नाव तक पहुंच जाएं तो हम ह्यूमन प्रोजेक्ट तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे। आखिरकार बस बेक्सहिल रिफ्यूजी कैंप में पहुंचती है। वहां वे देखते हैं कि बहुत से रिफ्यूजियों को पिंजरे में कैद करके उन पर बेरहमी से अत्याचार किया जा रहा है। बस में एक पुलिस वाला आता है और वह की मां को की से अलग कर देता है। उसे बस से नीचे उतार लिया जाता है, लेकिन थियो और की किसी तरह कैंप के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। थियो को कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो इतना जरूर जानता है कि इस लड़की की सुरक्षा के लिए वो जो कर सकेगा सब कुछ करेगा। फिर जैसे सईद ने कहा था, उन्हें मोरिचका मिल जाती है। मोरिचका उनके लिए एक छोटा सा ठिकाना ढूंढ देती है, एक अंधेरा और तंग सा कमरा जहां उन्हें रात बितानी होगी। लेकिन की तबीयत अब बहुत बिगड़ने लगती है और तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी कि अब बच्चे को जन्म देने वाली है। थियो कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और उसे मदद करना शुरू करता है। थियो का कभी एक बच्चा था और डिलीवरी के बारे में उसे थोड़ी बहुत जानकारी थी, इसलिए वो किसी और पर भरोसा न करते हुए खुद की डिलीवरी करवाता है और फिर की जन्म देती है। एक नन्ही प्यारी सी बेटी को। बच्ची की पहली रोने की आवाज सुनते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे इस मरी हुई दुनिया में फिर से किसी नई जिंदगी की किरण लौट आई है। आज 18 साल बाद इस धरती पर किसी नवजात शिशु की पहली रोने की आवाज गूंजी है। अगली सुबह कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है कि अपनी बेटी को छिपाने के लिए उसे एक चादर से ढक देती है। वहीं मोरिचका और एक दूसरा आदमी आते हैं और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहते हैं, क्योंकि बाहर हमला शुरू हो चुका है। किसने हमला किया था? फिशेस ने। बहुत जल्द फिशेस के लोग भी उस कमरे में घुस सकते थे। इसी बीच वो आदमी कुछ नोटिस करता है। उसकी नजर चादर पर जाती है। वो जैसे ही चादर हटाता है और उस नवजात बच्ची को देखता है, वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उस बच्ची के साथ कुछ बुरा करने वाला है। लेकिन मोरिचका और थियो मिलकर उस आदमी को मार गिराते हैं और वहां से तेजी से निकल भागते हैं। मोरिचका थोड़ी देर के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ निकालती है जहां की और उसकी बच्ची थोड़ी देर के लिए छिप सके। कि बताती है कि उसने अपनी बच्ची का नाम बाजुका रखा है। यह सब सुनकर थियो बहुत खुश होता है। इस घटना के करीब 1 घंटे बाद थियो को खबर मिलती है, नाव मिल चुकी है। अब उन्हें वहां से निकलना होगा। चारों तरफ जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी। उस बीच में भी वो अपनी जान को खतरे में डालकर किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी फिशेस के लोग वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। ल्यूक की और उसके बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें वहां से किसी और जगह ले जाने लगता है। वो थियो को जबरदस्ती उनसे अलग कर देता है और एक तरफ घसीट ले जाता है। थियो बस बेबस होकर बैठा रह जाता है। लेकिन तभी ब्रिटिश आर्मी फिशेस पर जबरदस्त हमला शुरू कर देती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर थियो और मोरिचका किसी तरह गोलियों की बौछार से बचते हुए एक दीवार के पीछे छुपकर वहां से निकल भागते हैं।
इस पूरे खतरनाक माहौल के बीच थियो एक बार फिर अकेले ही की और उसके बच्चे को ढूंढने निकल पड़ता है। अचानक एक इमारत में भारी विस्फोट होता है। थियो समझ जाता है कि कुछ बड़ा हुआ है और वो उस बिल्डिंग के अंदर की ओर दौड़ पड़ता है। अंदर जो कुछ वो देखता है उसे देखकर वो कांप उठता है। चारों ओर घायल लोग पड़े थे। किसी के शरीर के अंग कटे हुए थे, कहीं खून, कहीं मौत। थियो ये सब देखकर और भी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसका दिल एक ही बात कहता है कि और उसका बच्चा कहां है। उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी नवजात की रोने की आवाज सुनाई देती है। थियो समझ जाता है कि और उसका बच्चा वहीं कहीं है। वो तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ता है और आखिरकार की तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां ल्यूक भी मौजूद था। ल्यूक थियो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां एक और जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके में की और उसका बच्चा बाल बाल बच जाते हैं, वरना उस विस्फोट में उनकी जान चली जाती। अब जब वे उस इमारत से बाहर निकलते हैं तो बाहर मौजूद सभी लोग उस नवजात बच्चे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हर कोई एक ही बात सोच रहा था, 18 साल बाद किसी बच्चे ने इस धरती पर जन्म लिया है। यह दृश्य इतना भावुक था कि जो सैनिक अभी तक एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे वे सब रुक जाते हैं। हर कोई उस बच्ची को सिर्फ एक झलक देखना चाहता था। हालांकि हालात बेहद खराब थे, फिर भी मानवता की भावना अब भी जिंदा थी। कुछ पलों के लिए हर किसी की आंखों में एक ही चमक थी, उम्मीद की, जिंदगी की। लेकिन तभी हमला फिर से शुरू हो जाता है। थियो किसी तरह की और उसके बच्चे को वहां से निकालता है और मोरिचका से फिर से मुलाकात होती है। आखिरकार मोरिचका उन्हें एक रास्ता दिखाती है और एक छोटी नाव में बैठा देती है। नाव नदी के पार जाएगी, जहां से ह्यूमन प्रोजेक्ट का जहाज की और उसके बच्चे को लेने आएगा। अब वे नदी के बीचों बीच शांत पानी में उस जहाज का इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान कि अचानक देखती है कि नाव के अंदर बहुत सारा खून है। वो घबरा जाती है। तभी उसे पता चलता है थियो को गोली लगी थी और वो बुरी तरह जख्मी है। वो कुछ कर नहीं पाती। धीरे धीरे थियो की हालत बिगड़ती जाती है। उसका होश जाने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा। नाव में की अपने नवजात बच्चे के साथ बैठी है और थियो धीरे धीरे शांत हो जाता है। कुछ देर बाद दूर से ह्यूमन प्रोजेक्ट का जहाज आता दिखाई देता है कि खुशी से चिल्ला उठती है, थियो देखो जहाज आ गया। वो थियो को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन थियो अब कोई जवाब नहीं देता। शायद थियो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो बच गया वो था इस धरती का भविष्य। थियो चला गया, लेकिन दुनिया में पहली बार 18 साल बाद कोई बच्चा जिंदा पैदा हुआ। वहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अब सवाल उठता है, आखिर की के बच्चे का पिता कौन था? इस सवाल का कोई सीधा जवाब फिल्म में नहीं दिया गया, लेकिन संकेत जरूर मिलते हैं। चूंकि की और उसकी मां शरणार्थी कैंप में रहती थीं और वहां का माहौल बेहद बुरा था। बलात्कार, हिंसा, मारपीट सब आम बात थी। न सिर्फ सैनिक बल्कि अलग अलग देशों से आए शरणार्थी भी दुर्व्यवहार करते थे। इसलिए यह संभावना है कि की का बच्चा किसी ऐसे ही इंसान का हो सकता है जिसने उसे शरणार्थी कैंप में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। फिर भी उस बच्चे का जन्म मानवता की एक नई शुरुआत बन जाता है। यह फिल्म एक यूनिक और गहरा संदेश देने वाली कहानी पर आधारित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब खुश रहो, सुरक्षित रहो। बाय।